हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में विकास के अंतर्गत यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट और विकास की धारणीयता के विषय में जानेंगे। यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2017 के कुछ आंकड़े यहाँ दिए गए हैं। मानव विकास रिपोर्ट से तात्पर्य है यह मनुष्य के विकास से संबंधित कुछ तथ्यों पर विचार करके अध्ययन किया जाता है। यद्यपि आय विकास का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, परंतु केवल आय को ही मानव विकास के लिए मान लिया जाए तो यह पर्याप्त नहीं है। केवल आय मानव विकास की तुलना केवल आय से अगर की जाए तो यह पर्याप्त नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा पिछली वीडियो में, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अत्यधिक थी केरल से, लेकिन जब अगली तालिका में हम लोग हरियाणा और बिहार, केरल के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी तथ्यों को लेकर अध्ययन किए तो उसमें हमें पता लगा कि केवल आय के द्वारा ही हम किसी देश या किसी व्यक्ति के विकास का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सकते। स्वास्थ्य और शिक्षा भी महत्वपूर्ण आयाम है। यदि हम लोग ये बात जान लें कि आय ही केवल विकास का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, इसके अतिरिक्त और बहुत सारी चीजें हैं जो विकास को मापने के लिए एक मापदंड के रूप में रख सकते हैं। अगर इसकी एक सूची बनाई जाए तो बहुत लंबी सूची होगी, लेकिन हमें कुछ आवश्यक तथ्यों को एक सूची में रखकर, क्योंकि सभी चीजें जीवन के लिए बहुत आवश्यक नहीं है, कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर मानव विकास की जो रिपोर्ट आती है, इसमें लगभग एक दशक से आय के साथ साथ स्वास्थ्य का स्तर और शिक्षा के स्तर की एक सूची औसत आय के साथ साथ जारी की जाती है। इससे पता लगता है कि कौन सा देश, कौन व्यक्ति ज्यादा विकास किया है। इस तरह से मानव विकास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यहाँ जो ये आंकड़े दिए गए हैं यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2017, इसमें भारत के कुछ पड़ोसी देशों और भारत के विषय में आंकड़े दिए गए हैं। हम देखते हैं देश आय डॉलर में, जो आय यहाँ दी गई है डॉलर में, ये संभावित आयु है कि एक व्यक्ति संभवतः कितने वर्ष जीवन जीता है। ये विद्यालय आयु 25 वर्ष या उससे अधिक 2017 के अनुसार कि 25 वर्ष की आयु तक ये व्यक्ति कितने वर्ष तक विद्यालय में व्यतीत करता है। ये मानव विकास सूचकांक है। सारे तथ्यों को मिलाकर किस नंबर पर कौन सा देश आता है, ये सूचकांक उसका है। तो यहाँ श्रीलंका को आप देख रहे हैं। श्रीलंका की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय $11,326 है, वहीं भारत की $6,353 है, म्यांमार की $5,567 और पाकिस्तान की $5,331, नेपाल की $2,471 और बांग्लादेश की $3,677। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक छोटा सा देश
जो भारत के बाद स्वतंत्र हुआ 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, जबकि 1947 में भारत आजाद हुआ था। लेकिन लगभग अगर भारत और श्रीलंका की आय को देखा जाए प्रति व्यक्ति, तो लगभग दूने का अंतर पहुंच जा रहा है। और जो देश हैं भारत के पड़ोसी, आय में काफी अंतर नहीं है। आप देख रहे हैं बांग्लादेश और नेपाल को छोड़ दिया जाए तो म्यांमार और पाकिस्तान लगभग भारत के बराबर इनकी प्रति व्यक्ति आय है। दूसरे तथ्यों पर हम विचार करते हैं। संभावित आयु, वहां भी श्रीलंका भारत से ज्यादा है। श्रीलंका 75.5 वर्ष। श्रीलंका में जो व्यक्ति जीवन जीता है उसकी औसत आयु जो मानी गई है 2017 के अनुसार 75 यानी कि 75.5 वर्ष। और भारत में एक व्यक्ति की औसत आयु 68.8 वर्ष। यहाँ भी इस मायने में भी श्रीलंका भारत से आगे है। और भी जो देश हैं जैसे म्यांमार, उसकी औसत, उसके यहाँ लोगों की औसत आयु है 66.7 वर्ष। पाकिस्तान की 66.6 वर्ष और नेपाल की 70.6 वर्ष। बांग्लादेश की 72.8 वर्ष। इस तरह से आप देख रहे हैं जो संभावित औसत आयु है वहां भारत से जो पड़ोसी देश हैं वे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, लगभग बराबरी पर हैं। नेपाल और बांग्लादेश आगे भी हैं। श्रीलंका भी यहाँ भारत से औसत आयु में आगे है। विद्यालयी आयु, जो बच्चे विद्यालय में समय व्यतीत करते हैं 25 वर्ष तक की जो आयु है, उसमें से अगर यह अनुमान लगाया जाए तो श्रीलंका में 10.9 वर्ष, यानी कि जो जितने बच्चे हैं, जो वहाँ की जनसंख्या है उसमें से 25 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसमें 10.9 वर्ष तक विद्यालय में उम्र व्यतीत करते हैं। भारत में वही वो आंकड़ा है 6.4 वर्ष, म्यांमार में 4.9 वर्ष और पाकिस्तान में 5.2 वर्ष, नेपाल में 4.9 वर्ष और बांग्लादेश में 5.8 वर्ष। यहाँ भी आप देख रहे हैं तो श्रीलंका भारत से कितना आगे है। अगर सभी को मिलाकर जो 186 देशों का 186 देशों की जो मानव विकास सूचकांक बना है उसमें श्रीलंका को 76वां स्थान मिला है, जबकि पहला स्थान नॉर्वे को दिया गया है। मानव विकास सूचकांक में सबसे पहला स्थान नॉर्वे का है, उसके बाद श्रीलंका 76वें स्थान पर है और भारत इसमें देखिए 130वें स्थान पर है। ये रैंकिंग है भारत की, कितना जो है पीछे है श्रीलंका से। और जो भारत के पड़ोसी देश हैं वे हालांकि मानव विकास सूचकांक में भारत से पीछे हैं, लेकिन श्रीलंका काफी आगे है। इस तरह से आप देख रहे हैं एक इतना विशाल बड़ा देश होते हुए भी अपने पड़ोसी देशों से कितना विकास के माने में पीछे है। अब क्या इस तरह का विकास अच्छा है? हम कितना आगे जा रहे हैं, हमारा देश कितना आगे जा रहा है, कितना विकास कर रहा है, ये रिपोर्ट आपको बताती है। विकास की धारणीयता। अब हम जानेंगे विकास की धारणीयता मतलब जो वर्तमान में विकास चल रहा है, चाहे कोई देश हो या व्यक्ति हो, वह कितना विकास कर ले, कितना आगे बढ़ जाए, लेकिन हमेशा उसकी सोच होती है कि वह आगे बढ़े और विकास करे। लेकिन यहाँ जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, क्या इस तरह का विकास धारण करने योग्य है? इस तरह का विकास इसी तरह अगर चलता रहे तो क्या यह अच्छा है? इसी बात पर यहाँ चर्चा होगी। एक हम उदाहरण ले रहे हैं भारत में भूमिगत जल की। अभी कुछ वर्ष पहले आपने देखा कि जो भूमिगत जल है हमारे लगभग जो 45-50 फुट के नीचे जो हमारा भूमिगत जल है यह अभी समाप्त हो गया था। लगभग 2-3 वर्ष पहले हमारा हैंडपंप पानी नहीं देता था, सूख जाता था। तो इस तरह से जो भूमिगत जल है इसका इतना दोहन किया गया, यह स्तर जो है 45 फुट वाला समाप्त हो गया। हम जो है सबके घर आप देख रहे थे कि लगभग सबमर्सिबल लग रहा था और वह जो है लगभग 150-155 फुट नीचे वाला जो पानी का स्तर था वहां से हम पानी का दोहन कर रहे थे। अगर इस तरह से दोहन किया गया तो वो भी स्तर समाप्त हो सकता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए
जो हमारे वर्षा का जल है, इसका हमें प्रबंधन अगर हम करें तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो भूमिगत जल है वह कुछ दिनों तक और उसका उपयोग कर सकती हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, मान लीजिए हम जीवाश्म ईंधन का उदाहरण ले लें। जिस तरह से हम लोग विकास कर रहे हैं, जिस तरह से जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जितना तेजी से हम उसको खर्च कर रहे हैं, अगर इसी तरह से खर्च करते रहे तो आने वाली पीढ़ियां कल क्या खर्च करेंगी, उनके पास क्या बचेगा। इसलिए इस बात पर भी हमें गौर करना होगा कि हम उतना ही खर्च करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा रहे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार, कितने भंडार है पूरे विश्व का मिलाकर, यहाँ दिया गया है। आप और उसकी संभावित आयु भी दी गई है, कितने वर्ष तक चलेंगे। यहाँ हम देखते हैं क्षेत्र या देश भंडार 1000 मिलियन बैटल में 2017 के अनुसार यहाँ पे दिए गए हैं। भंडारों के चलने की अवधि वर्ष में, जो भंडार है वह कितने वर्ष तक चलेंगे। मध्य पूर्व, जो विश्व का मध्य पूर्व क्षेत्र है, यहाँ जो भंडार है 807.8 मिलियन बैटल है। और जो लगभग कितने, अगर इसी तरह से जिस तरह से खर्च हम लोग कर रहे हैं, अगर खर्च किए तो कितने वर्ष चलेगा, 70 वर्ष तक वह चलेगा। अगर इसी तरह से हम लोग खर्च करते रहे तो यह जो भंडार 70 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, हालांकि उसके पास खनिज तेलों का भंडार अत्यधिक नहीं है, लेकिन वह अपने सैन्य ताकत और धन से अत्यधिक जीवाश्म ईंधनों का भंडार कर लिया है और कब्जा जमाना चाहता है। तो उसके पास जो भंडार है, उसके पास 50,000 मिलियन बैटल है। और यह अगर अमेरिका उसी तरह से खर्च किया तो मात्र 10 वर्ष ही उसके भंडार चलेंगे। पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में 1696.6 मिलियन बैटल जीवाश्म ईंधन है, जो 50.2 वर्ष तक चलेगा। ये वैज्ञानिकों ने एक संभावित आयु बताई है। इस प्रकार अगर इस तरह से हम लोग दोहन करते रहे और खर्च करते रहे तो 50 वर्ष के बाद हम करेंगे क्या। सोचिए कि अगर पेट्रोल डीजल ये समाप्त हो जाए तो हमारी गाड़ी किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से हम एक स्थान से जो यातायात के हमारे साधन चल रहे हैं, किस तरह से आगे प्रक्रिया, आगे काम बढ़ेगा। यहाँ एक बैटल से मतलब है 158.9 वाट 4 लीटर। एक बैटल बराबर 158.9 वाट 4 लीटर होता है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संख्याओं के गिनने का नियम है। इस तरह से ये विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। व्यक्तिगत रूप से और समाज का सदस्य होने के नाते हमें यह प्रश्न करने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। अगर इसी तरह से हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे तो इस तरह से आगे भी विकास पर चर्चाएं जारी रहेंगी। जय हिंद।